चलो बच्चों, अपन आगे बात करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्ड पार्ट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड। यहां पर सारी कहानी होगी कंडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं जो हमने बहुत पहले पढ़ा है कि कंडक्शन के हिसाब से सब्सटेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाती है यानी कंडक्टर्स, और दूसरे जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो नहीं होती है या नहीं फ्लो होती है, नॉन कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाते हैं मेटेलिक, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और दूसरे हैं जिनके बारे में हमको यहां बात करनी है यानी इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, पहले कुछ सिंपल सी चीजें जान लेते हैं जो दोनों में अंतर है। फिजिक्स में जब मेटल के अंदर कंडक्शन होता है तो वो होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो कंडक्शन होता है वो होता है थ्रू आयन। ठीक है, यहां पर मेटल्स के अंदर जब कंडक्शन होता है तो नो मास ट्रांसफर, कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने जब पहला एपिसोड देखा था, जब शुरुआत करी थी पार्ट वन में, तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान चीजें जाकर करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होती हैं। तो यहां पर मास जो है कैन ट्रांसफर। ठीक है, अब सेम टाइप का इलेक्ट्रोड ले लेते हो तो नेट में कोई मास ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन मास यहां पर ट्रांसफर होते हैं, इसमें नहीं होता। इसके अंदर, मेटल्स के अंदर, यदि हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिस कारण से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो डिक्रीज करता है। जबकि आप जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बात करते हो तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो घटता है। रेजिस्टेंस यहां पर किस कारण से होता है? रेजिस्टेंस इनमें से किसी फोर्स के कारण हो सकता है। या तो वो फोर्स हो सकता है सल्यूट सल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, या वो फोर्स हो सकता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, या वो फोर्स हो सकता है सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन का मतलब क्या है? आपने ए बी टाइप की चीज को मिलाया और उनमें इतना भयंकर फोर्स लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को इधर उधर जाने ही नहीं दे रहे हैं। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फोर्स आपस में इतना ज्यादा है कि सॉल्वेंट काफी ज्यादा विस्कस हो गया है, जिस कारण से आयन का फ्लो वहां पर धीमा पड़ गया है। या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट खुद ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है और इधर उधर जाने नहीं दे रहा कि भाई कहां जा रहे हो, रुक जाओ। ठीक है, तो इन केसेस में जो रेजिस्टेंस होता है वो इन कारणों से होता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और हर टाइप का फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिस कारण से रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर डिक्रीज करता है और कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो यहां पर इंक्रीज करता है। तो ये इनमें कुछ खास अंतर है। और ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर तो दोनों जगहों पर वैलिड है। V इक्वल टू आई आर जो है वो दोनों जगहों पर वैलिड है, चाहे आप मेटेलिक के बारे में बात करो चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में बात करो। ठीक है, अब हम एक एक करके इसमें बात करते हैं। सबसे पहला टर्म जो यहां हमको डिफाइन करना है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस
क्या मतलब है कंडक्टेंस का? ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा है, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से, और इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल या किसी भी सब्सटेंस की वो पावर जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है। वैसे ही कंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो पावर जिससे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अच्छी तरह से हो जाए। मतलब अगर हमने कहा कि दो सॉल्यूशन हैं ए और बी, अगर हमने कहा कि बी का कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब बी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आराम से हो जा रहा है, इसके आयन अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवा दे रहे हैं। जिसका कंडक्टेंस कम है, इसका मतलब उसके अंदर आराम से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी चीज। ठीक है। और जैसे हमको पता है, इसको हम डिफाइन कैसे कर देंगे? G इक्वल टू कर देंगे 1/R। इस टॉपिक में मेन चीज जो है ना, यूनिट है। जैसे इसकी यूनिट आपने पहले पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, कि इसको हम बोलते हैं ओम इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं मो, या एसआई यूनिट में इसको बोल सकते हैं एस, जिसको हम बोलते हैं साइमन। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक चीज और फिजिक्स में पढ़ी हुई है, जो हम लोग मेटल के लिए लगाते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है। यहां पर जो रो है वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको हम कहते हैं क्या है, रेजिस्टिविटी। ये कैसे डिफाइंड हुआ था? ये ऐसे डिफाइंड हुआ था कि भाई, अगर एक हम यूनिट लेंथ का वायर ले लें, जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कर दें, यूनिटी कर दें, तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा और उसको जितना रिटार्डेशन मिलेगा, उसको हमने कहा है क्या, रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब लेंथ बढ़ाओगे और एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? एक बाइक वाला है चोर, जो यहां से भाग रहा है, और यहां खूब सारे पुलिस वाले खड़े हैं। ये क्या है? मेटल के न्यूक्लियस। खूब सारे पुलिस वाले खड़े हैं, बहुत सकरी रोड है। ठीक है। बहुत सकरी रोड है। ये जब यहां से धूम मचाने की कोशिश करेगा तो यहां तक आने आने तक इसको खूब धड़ाधड़ गोलियां पड़ती जाएंगी, और ये बहुत मुश्किल से यहां पहुंचेगा। यही एक काम करिए, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इतने ही पुलिस वाले रखिए, इसको आप थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए। अब ये पुलिस वाले इधर उधर उधर बिखर गए, यानी अब इसको जो है धूम मचाने का मौका मिल जाएगा, और कोई ना कोई पॉसिबल पाथ पकड़ के वो यहां से भाग जाएगा। मतलब जितना लेंथ आपकी बड़ी होगी, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना एरिया बड़ा होगा, उतना इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा वे मिल जाएगा बाहर भागने का, मतलब उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर सेम तरीके से हम कुछ काम और करना चाह रहे हैं। क्या काम करना चाह रहे हैं? इस जगह जरा फॉर्मूले को चेंज करते हैं। G इक्वल टू, इस R की जगह ये पूरा टिटिम उठाकर रख दो, तो क्या आ जाएगा? G इक्वल टू आ गया 1/, नीचे आ गया रो, फिर A, और ऊपर आ गया क्या, L। सही किया हमने? नीचे, एक मिनट, उल्टा बोल दिया, यहां ये आ गया, नीचे रखा ना R की जगह, तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 1/, यहां आ गया रो, यहां आ गया नीचे ही L, और ऊपर आ गया A। ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। G, देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? जैसे यहां हमने 1/R को क्या कहा, कंडक्टेंस। ठीक है। उसी तरह 1/, इस रो को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं
स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल के से, जिसको बोला जाता है कापा, पापा नहीं कापा। ठीक है, यानी यहां से जी बराबर क्या आ गया, जी बराबर आ गया कापा इंटू ए बाई एल। ठीक है, हम यहां एक टर्म डिफाइन कर दें। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास एक सेल होगा। तो हमने ऊपर जो हमने फॉर्मूला पहले आया था फिजिक्स में, उसमें हमने कहा कि जब कभी भी हमारे पास कोई सेल होगा ना, तो उस सेल में जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रोड होंगे, दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, उन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होगी कुछ, इस दूरी को कहा गया एल। और इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको कहा गया ए। और एल बाई ए को डिफाइन किया गया सेल कांस्टेंट, इसको डिफाइन किया गया सेल कांस्टेंट। और कहा गया कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी स्टार से। एल बाई ए इसको कहा गया सेल कांस्टेंट, और कहा गया हम इसको डिफाइन करेंगे जी स्टार से। चलिए यहां पर अब जरा हम फॉर्मूला अच्छी तरह से लिख लेते हैं। यानी कापा बराबर क्या हो गया, जी इंटू जी स्टार। कापा बराबर क्या हो गया, जी इंटू जी स्टार। सर वहां तो हमको समझ में आता है कि हमने एक यूनिट लेंथ का वायर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिटी था, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने रेजिस्टिविटी कहा। सर यहां कापा कैसे डिफाइंड हुआ है, कापा भी बिल्कुल ऐसे ही डिफाइंड हुआ है कि अगर हम एक ऐसा सेल ले लें जिसका जो बीच की सेपरेशन है ये हम 1 सेंटीमीटर ले लें, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भर दें। पहले इसको सेल को बना ले पूरा, हम सेल बना लिया। अब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट को भरने के बाद हमने क्या किया, इसको लेकर गए व्हीट स्टोन ब्रिज में, इसको जो किसी एक साइड में लगा दिया व्हीट स्टोन ब्रिज के, बाकी सारे रेजिस्टेंस नोन रखे, बीच में नल डिफ्लेक्शन लिया, इसका जो रेजिस्टेंस आया 1 अपॉन दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, कापा। समझ में आया? 1 अपॉन वो जो रेजिस्टेंस आप निकाल के लाए थे वो वैल्यू किसके बराबर आती है, कापा के बराबर आती है। ठीक है, अच्छा यहां जरा यूनिट के बारे में बात कर लें। तो इसकी यूनिट होगी, जी की यूनिट क्या निकली थी, एस। यहां ए है आपका सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, और ये एल है आपका क्या, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यानी ये आ जाएगा कापा के अंदर, क्या आ जाएगा कापा के अंदर, ये वैल्यू ऐसे आई है ना, जरा चेक करो। यहां अब ये वैल्यू कैसे आ गई, ऐसे आ गई, कापा इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, ऐसे आई है ना, क्योंकि हमने एल बाई ए को डिफाइन किया है क्या, सेल कांस्टेंट। यानी कापा की जो यूनिट आ रही है वो यूनिट आ रही है साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी कापा की यूनिट है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है इसके क्वेश्चन में, शुरुआत में तो कुछ भी नहीं, जहां पर आएगा मैं बताऊंगा, और ना इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। सिंपल एक फॉर्मूला है, इसी से हम सारी चीजें करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर थोड़ा सा आगे बात करता हूं। आगे अपनी कहानी है मोलर कंडक्शन के बारे में। मोलर कंडक्शन,
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। मोलर कंडक्शन मतलब हम बात कर रहे हैं कि कहीं हमने एक जगह पर एक कंटेनर लिया, ठीक है, और उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घोल दिया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घोल दिया, इसका जो कंडक्शन है उसी को हम क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे करें, चलो ऊपर ही पहुंचते हैं। G बराबर क्या लिया था हमने, कापा इंटू ए अपॉन एल, ये लिया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं एल से, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं एल से, इसको उधर ले जाते हैं। G मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, कापा मल्टीप्लाई बाई वी, एरिया इनटू लेंथ, क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा कि जैसे आप कहीं पर भी बात करोगे इस टाइप से कि कहीं मोलर कंडक्शन और इस टाइप की चीज चल रही है, तो वहां पर ये जो हम एल स्क्वायर वाला टर्म है, चलो एक काम और करते हैं, पहले एक काम करते हैं, यहां पर डिवाइड बाई कर देते हैं एन, इधर हम डिवाइड बाई कर देते हैं एन। क्या करना चाह रहे हैं अभी सुनो जरा सा, और हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, यहां से यहां तक की जो लेंथ ले रहे हैं, वो यूनिटी एज्यूम कर रहे हैं, 1 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये आ गया कंडक्शन पर मोल, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मोलर कंडक्शन, इज इक्वल टू कापा, ये क्या है, ये है जैसे 3 लीटर, तो ये है आपका मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर मोल, ठीक है ना, 1 मोल का वॉल्यूम। तो V बाई एन, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया मोलर वॉल्यूम। तो यानी यहां से क्या आ गया, लैम्डा m इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाई Vm। Vm क्या है, वॉल्यूम इन विच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। बहुत आसान है बच्चों, अभी देखते जाओ बस, ये तो हम कहानी बता रहे हैं इसलिए। अच्छा, जब भी ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका मोलर कंडक्शन बताना होगा, तो वो आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन देते हैं कि भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर, एन बाई वी। यहां पर अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी। समझ में है? यहां पर इसी को आप ऐसा कर दोगे ना, नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई वी। एन बाई वी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। ओके, यानी लैम्डा एम बराबर ये आ गया। अब जरा देखते हैं कि यहां पर जो हमने ये सारी चीजें करी हैं, इनका मतलब क्या है, ये क्या हम कह रहे हैं। देखो बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि जैसे देखो, इसको हम पहले इसका फिजिकल मीन समझाते हैं आपको, फिर समझाते हैं। जैसे हमने कहा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हमने मान लीजिए यहां पर मिला दिया, इस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है कुछ कितना ले लें, जिसका वॉल्यूम है कुछ मान लेते हैं कुछ 100 ml। इसके अंदर हमने क्या चीज मिला दी, इसके अंदर हमने मिला दिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मिला दिया। अब इसका हमको कंडक्शन पता करना है, तो कंडक्शन कैसे पता करोगे, जरा देखो, पहले हम इसका बेसिक मीन आपको बता रहे हैं क्या है। इसके अंदर 100 ml था, इसके अंदर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। 100 ml को हम क्या सोच सकते हैं कि यहां 100 सेंटीमीटर क्यूब है, बात एक है। इसका मतलब यहां पर
एक एक सेंटीमीटर के कितने क्यूब हैं? यहां पर एक एक सेंटीमीटर के 100 क्यूब है। एक क्यूब की पावर कितनी है? कापा। तो 100 क्यूब की पावर कितनी हो गई? के मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्या है? 100 ही यहां पर क्या है? मोलर वॉल्यूम, यानी वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है। आया समझ में? ये वीएम है, हमने कहा ये कुछ इतने एमएल है। इतने एमएल है, इसका मतलब क्या है? यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने क्यूब मौजूद हैं? 100 क्यूब मौजूद हैं। एक सेंटीमीटर का क्यूब जब होता है, एक सेंटीमीटर का जब क्यूब होता है, तो उसकी पावर को क्या कहा जाता है? कापा। तो जब ऐसे 100 क्यूब हैं, तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी? कापा मल्टीप्लाई बाई वो वॉल्यूम जिसके अंदर मौजूद है क्या चीज? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक। अच्छा। अब मेरी बात सुनो। जब आप यहां पर फॉर्मूला देखोगे तो आप कई जगह ये पाओगे कि फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई एम, ऐसे करके फॉर्मूला लिखा जाता है। लेकिन मैं इस फॉर्मूले पर अभी नहीं जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि बच्चे, क्योंकि क्या होता है, मैं यही बताता था पहले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहां पर ऐसे सिखाऊं आपको ताकि इस जगह पर यूनिट को लेकर कोई लफड़ा ना हो। आप तो सिंपल क्या काम करो, यहां देखो कि आपको ये किसमें पूछा गया है, ये किसमें पूछा जा सकता है, जरा ये देखते हैं। ये इसमें पूछा जा सकता है। जैसे ऊपर वाले की यूनिट क्या हो गई? ऊपर वाले की यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या बताई थी? साइमन। सेंटीमीटर क्या आया था? सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। और यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, यानी यूनिट आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर ये क्या हुआ? मैं कह रहा हूं, यहां देखो, इसकी यूनिट के बारे में बात करें, लैम्डा एम। कापा की यूनिट क्या निकाली थी आपने? कापा की यूनिट देखो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, लिख दो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। पर लीटर को आप कुछ भी कर सकते हो, तो हमने यहां सेंटीमीटर में लिया हुआ है ना, तो हमने यहां पर भी सेंटीमीटर में ही ले लिया। ठीक है ना? तो लीटर को हमने क्या कर दिया? कुछ अभी तो हम यूनिट ही देख रहे हैं, हमने लीटर को क्या कर दिया? सेंटीमीटर में बदल दिया। कैसे बदलेंगे सर लीटर को सेंटीमीटर में? अभी देखते हैं। यही चीज जरूरी है, मोल पर लीटर। अब हमको ये कन्वर्जन्स पता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या है? 1000 लीटर। सही बोला ना मैंने? 1 लीटर इक्वल टू क्या है? 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हमने कहा एक काम करो, ऊपर वाले की यूनिट देखो, ऊपर वाले की यूनिट देखो और उसी के हिसाब से सोचना चालू करो। अगर यहां सेंटीमीटर में पूछा है तो इस वाले को सेंटीमीटर में कर लो, यहां मीटर में पूछा है तो ऊपर वाले को मीटर में कर लो। समझ में नहीं मेरी बात? तो इसको हमने कैसे किया? इसको हमने किया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, नीचे हमने कहा मोल, और ये है लीटर की पावर -1। सीख लो बच्चों इस चीज को, मुझे पता है कुछ लोग को पता होगा। तो अब क्या हो जाएगा? हमने कहा हमें तो बदलना है किस चीज में? हमें बदलना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम यहां क्या कर दें? हम ये कर देंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे ले आते हैं मोल। लीटर की जगह क्या लिख दो? लीटर की जगह लिख दो 1000 सेंटीमीटर क्यूब -1, 3 कर देते। ठीक है,
यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी S। ये पूरी वैल्यू ऊपर गई, जरा देखो क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू ऊपर गई तो ये आ जाएगा दिस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की पावर -1, और ऊपर कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 यानी 1000। तो ये जो फॉर्मूला आता है देखो यही कर दिया गया है डायरेक्ट, लेकिन होता क्या है इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम 1000 कब लगाएं और कब ना लगाएं। तो आप हमेशा इस हिसाब से खेलेंगे जिसको भी जिसमें कन्वर्ट करना हो। ठीक है, मान लो आपसे कहा गया नहीं, हमें तो लैम्डा एम चाहिए इस फॉर्म में, लैम्डा एम चाहिए इस फॉर्म में, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के टर्म में, इस टर्म में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था पहले, नीचे वाला क्या कर ले, पहले नीचे वाले को मीटर में रख लेते हैं। तो नीचे वाले को मीटर में रखने का मतलब मोल, और मीटर में कैसे रखोगे, यहां ऐसे रख लो कि इधर आ जाएगा लीटर की पावर -1, तो ये हम कर देते हैं 10 की पावर -3, और मीटर क्यूब की पावर -1, ऐसे करो सीधे सीधे। समझ में आया क्या किया, लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ऊपर वाले को भी मीटर क्यूब में बदल दो। तो कैसे मीटर क्यूब में बदलोगे ऊपर वाले को, इसको देखो, तो इसको हम ऐसे बदल देंगे कि इसकी जगह हम लिख देंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है। तो यहां क्या कर दें, यहां हम कर दें 10 की पावर -2 मीटर का इनवर्स, 10 की पावर -2 मीटर का इनवर्स, यानी ये आ गया S इंटू, ऊपर आ गया क्या 10 की पावर 2 मीटर की पावर 1, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया मोल, इधर आ गया 10 की पावर 3 मीटर की पावर -3, ऊपर ले जाओ, यानी यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी S, मीटर का क्या आ गया, मीटर का आ गया स्क्वायर, मोल का आ गया क्या -1, और डिवाइड बाई क्या आ गया 10। तो जो भी हो आप यहीं से ही इसको खेलना सीखिए, अदरवाइज क्या होता है ये फॉर्मूला लगाते लगाते कहीं ना कहीं ये लफड़ा हो जाता है कि याद ही नहीं रहता कि यार यहां क्या किया जाए। ठीक है ना, वो कंफ्यूज कर देते हैं यूनिट में, तो ऐसे आप यूनिट्स को कहीं पर भी कन्वर्ट कर लीजिए। अब कुल मिलाकर हमारे पास फॉर्मूले क्या आ गए, कुल मिलाकर हमारे पास फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है हमारा G बराबर 1/r, एक ये फॉर्मूला है, एक है कापा इक्वल टू G इंटू जी स्टार, एक ये फॉर्मूला है, G स्टार बराबर है L/A, और एक फॉर्मूला आया है लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाई सी, सी है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, यहां एक फॉर्मूला हम और बता देते हैं, यदि हमने कहा लैम्डा इक्विवेलेंट तो क्या करना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा कापा इनटू, यहां जैसे मोल पर लीटर था वैसे ही हमको यहां लेना पड़ेगा, इसको हम m लिख देते हैं, मान लो इधर m लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा, मोल पर लीटर, इसको हम m लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, लाल वाले से ही लिखते हैं हमेशा, इधर m, और इधर क्या हो जाएगा, इधर n हो जाएगा। ये है क्या, लैम्डा इक्विवेलेंट, ये है क्या, लैम्डा मोलर। अच्छा, दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, यहां इस कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम चाहें तो हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में देखा था कि मोल तो हम क्या करते थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता था मोल्स, मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर, यही तो इक्विवेलेंट होते थे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट।
याद करो, कहीं पर भी हम कैसे करते थे, जब x का फैक्टर लगाते थे तो क्या करते थे, m को n में कैसे कन्वर्ट करोगे, m को n में कैसे कन्वर्ट करते थे, तो याद करो, यदि हमने मोल है और मोल के अंदर यदि हम x फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, मोल है और मोल में यदि x फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सेकेंड मैं इधर करता हूं, इधर करता हूं, इधर मैंने कहा लैम्डा m इक्वल टू, जैसे 1000 1000 कह रहे, दिस अपॉन m, ये है। अब हमने कहा ये क्या है, ये है मोल्स ना, तो मोल्स का मतलब क्या है, मोल्स का मतलब है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही है। अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, यानी यदि m को आप x से मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहां पहुंच जाओगे, n में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जरा देखो, लैम्डा m बराबर ये था, हमने कहा इसको और इसको ऐसे लिख लो, सीधे भी रिलेशन आ सकता है लेकिन हम हर चीज बता दे रहे, दिस इक्वल टू ये अपॉन क्या है n, n को हम लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई बाई x, दोनों को आप डिवाइड कर दो, यानी यहां से ये कटा यहां से ये कटा, यानी क्या आ गया, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, जरा चेक करो, बराबर आ गया x, यानी लैम्डा m इक्वल टू x टाइम्स लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, सीधे नॉर्मल भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन हमने कहा हर चीज बिल्कुल, तो ये है कुल मिलाकर वो फॉर्मूले जिस पर हमें इस पार्ट में चर्चा करनी है। ठीक है, सिंपल है, हमने यूनिट कन्वर्जन भी आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया, ताकि कहीं पर भी ये दिक्कत ना हो कि 1000 की पावर से ही गड़बड़ हो जाती, तो ऐसे करके कर लेना। ठीक है, और कॉन्सेप्ट इसका कि क्या होता है, फिजिकल मीन क्या होता है कापा का, ये फॉर्मूले में कहां से लॉजिक आया, ये भी हो गया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। एक सेल कांस्टेंट दिया गया है, सेल कांस्टेंट दिया गया है, इसका मतलब किसकी वैल्यू दी गई है, L बाई ए की वैल्यू दी गई है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m सोल्यूशन जिसका R दिया गया है कितनी है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कापा, ये निकालना है। तो कापा बराबर क्या होता है, कापा बराबर होता है G इंटू जी स्टार, कापा बराबर क्या होता है, G इंटू जी स्टार, ये गिवन है, ये पता करना है, और ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा, और हम सबको पता है कि ये कैसे पता चल सकता है, निकालिए। अगला है, हमको लैम्डा m निकालना है, लैम्डा m निकालना है, और क्या चीज ऊपर से पता चल गई है, ऊपर से पता चल गया है कापा, तो लैम्डा m निकालना है, और हमको क्या चीज पता है, कापा पता है। कापा किसमें पता है हमको, कापा पता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में पता है, इन सबके फॉर्मूले से। और हमें नीचे रखना है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जनरली आता है किसमें, मोल पर लीटर में, तो हमें लीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, लीटर को हमको बदलना होगा सेंटीमीटर वाले में, यानी हम इसको ऊपर ले जाएं और बदलें सेंटीमीटर में, मतलब कापा इंटू 1000, अब वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, कापा इंटू 1000, क्योंकि देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, एक बार फिर से करिएगा, दिस डिवाइड बाई नीचे क्या आ गया, ये आ गए मोल या मोलैरिटी, क्यों मोल पर लीटर में लीटर वाला टर्म आप ऊपर ले गए, यानी यहां पर आ गया ये लैम्डा m की वैल्यू। सॉल्व करिएगा, दोनों से सोचिएगा, ये फॉर्मूला लगाना है ये लगाइएगा, नहीं तो लैम्डा m वाले में यूनिट कन्वर्जन सोचना तो ज्यादा अच्छा है, बात एक ही है, दिस इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाई सी।
ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं। अगला क्या कहा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट एन सोल्यूशन इज 50 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट वन एन सोल्यूशन का हमको 50 ओम दिया गया है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है हमको, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा जी पता चल जाएगा। यहां से हमको दे दिया गया है क्या चीज, सेल पैरामीटर दे दिए गए हैं, एल पता है, ए पता है, हमको क्या चीज पता चल जाएगी, हमको जी स्टार पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहां पर लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, कभी कभार यहां क्या होता है, वो पूछते तो कंडक्टेंस है और नीचे ऑप्शन कंडक्टिविटी का दे देते हैं। वो पता कि एग्जैक्टली निकालना क्या है वो आपको ऑप्शन से पता चलेगा। यदि कंडक्टेंस है तो उसके अंदर मोल वाला टर्म आएगा। यदि इस तरह से मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो इनके अंदर मोल वाला टर्म आएगा, इनके अंदर मोल वाला टर्म आएगा। लेकिन कंडक्टिविटी है, कहीं पर भी कंडक्टिविटी है तो उसके अंदर मोल वाला टर्म नहीं आएगा। तो इस चीज को वहां पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए, यहां हम पहुंचे, सेल पैरामीटर दिया गया है, सब कुछ पता है, निकाल लेंगे। इसके अंदर क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है। ये आपको एम की वैल्यू दे दी गई है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कापा पता है, कापा पता है, आराम से निकाल लोगे, कापा ये पता है, कापा ये, और इसमें क्या पता है, एक मिनट, इसमें क्या दिया हुआ है, इट्स रेजिस्टिविटी इज दिस। ओके, रेजिस्टिव दिया गया है तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये किसके बराबर हो जाएगा, कापा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगले वाले में इतना ये दिया गया है। चलो बच्चों, इसको जरा देखो अच्छी तरह से और सॉल्व करो। सिर्फ यही 3 फॉर्मूले लगने हैं, नोट करो इनको, जितने पॉसिबल हो सकते थे सब मैंने यहां दे मारे हैं। इनको नोट करो और उसके बाद इनको करिए और इसके बाद सॉल्यूशन को, आंसर को यहां से मैच करिए। जिसका भी नहीं आता है अपन उस पर बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीका है बिल्कुल। टिप्स, जल्दी टिप्स।